Hi everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. I wish you a very happy new year. नए साल में करेंगे नए पोम से शुरुआत। आज की हमारी पोम है अ रोड साइड स्टैंड। अगर आपने इस वीडियो को पहली बार देखा है, मुझे पहली बार देखा है, तो मैं आपको बता दूं इस चैनल पे मैं एक अननेम सीरीज ऑफ इंग्लिश चला रही हूं जिसके अंदर मैं इंग्लिश का सिलेबस आपको करवाने वाली हूं और छोटी से लेकर बड़ी तक सारी चीजें मेरे ओजी नोट्स के अंदर कवर्ड है, इन वीडियोस के अंदर कवर्ड है। सो इफ यू आर वाचिंग दिस series, following this series, following me, then you are all sorted for English. If you aren't, please subscribe to the channel, please follow me, it will help you a lot. चलो जी फटाफट से शुरू करते हैं। हाँ जी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है इस पोएम को। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक रिनाउंड 20th सेंचुरी के अमेरिकन पोएट रहे हैं। अपने सिंपल रूरल सेटिंग के लिए उन्हें जाना जाता है। वो कॉम्प्लेक्स सोशल, साइकोलॉजिकल और मॉरल इश्यूज को एक्सप्लोर करते हैं। उनकी पोएट्री के अंदर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। उनकी जो पोएट्री होती है आमतौर पे लोगों की पीड़ा के बारे में बात करती है, लोगों के अकेलेपन के बारे में बात करती है, सही गलत के बारे में बात करती है, आम लोगों के बारे में बात करती है। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट आम लोग, बट ही टॉक्ड अबाउट आम लोग, तो आम लोगों के बारे में वो बात करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट स्टाइल इज कॉन्वर्जेशनल, आपको काफी कॉन्वर्जेशनल स्टाइल नजर आएगा, ये डीपली फिलोसॉफिकल। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि यार आपने कैसी स्टाइल ऑब्जर्व करी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस पोएम में, या फिर जनरली उनकी क्या स्टाइल ऑफ राइटिंग है, तो आपके पास ना वर्ड्स नहीं होते उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। बट अगर आप मेरे ओजी नोट से पढ़ रहे हैं, अगर आप इन चीजों का ध्यान रख रहे हैं, इफ यू आर हाईलाइटिंग एवरीथिंग, आई थिंक यू आर ऑल सॉर्टेड, बिकॉज देन यू कैन राइट दैट हिज स्टाइल इज कॉन्वर्सेशनल एंड येट डीपली फिलोसॉफिकल। अब ये आंसर अगर आपने लिख दिया तो टीचर कहेगी वाह मेरे मुन्ने वाह क्या आंसर लिखा है। Though his poem appears simple, they carry profound meanings beneath the surface। बहुत simple poem लगती है, but of course बहुत तगड़ा interpretation है उनके पीछे। Famous works like Stopping by Woods on a Snowy Evening, Mending Wall and Birches reveal his concern with human values and social responsibilities. In A Roadside Stand, Frost expresses deep sympathy for poor rural people and sharply criticizes economic inequality, urban indifference and false ideas of development. Roadside Stand में फ्रॉस्ट ने deep sympathy, बहुत ही दया और करुणा दिखाई है poor rural people के लिए। At the same time उन्होंने इस इनइक्वालिटी को, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को क्रिटिसाइज किया है, जिसके चलते अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे अर्बन इंडिफरेंस को कि किस तरीके से कि जो लोग सिटी में रहते हैं, जो अर्बन जगह पे रहते हैं, वो लोग कितना इनडिफरेंट हो जाते हैं, कितना इग्नोरेंट हो जाते हैं आमतौर पर रूरल लोगों की टफ जिंदगी को लेकर, उसके बारे में बात की गई है। एंड ऑफ कोर्स फॉल्स आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट, हम लोगों के दिमाग में आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट कितने गलत है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। हमें लगता है ओ माय गॉड वी आर अ डेवलप्ड कंट्री, वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, हम लोग ने तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, हमने तो इतना अर्बनाइजेशन कर लिया। ये सारी चीजें गलत है, बिकॉज नो मैटर आप कितनी भी बिल्डिंग्स बना लो, कितने भी आप ब्रिजेस बना लो, कितने भी आप फ्लाईओवर्स बना लो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी अच्छा हो, अगर आपके लोग जो वहां रहते हैं, जिनके लिए वो सब कुछ किया जा रहा है, अगर वो दुखी हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे यू फेल्ड and you failed miserably, right? So वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद में हम चैप्टर में थीम देखते हैं, बेसिकली पोएम का थीम देखते हैं। द सेंट्रल थीम ऑफ अ रोड साइड स्टैंड इज द इकोनॉमिक एंड इमोशनल डिवाइड बिटवीन द सिटी एंड द कंट्री साइड। सेंट्रल थीम जिसके अराउंड ये पूरी पोएम रिवॉल्व करती है वो है कि अ रोड साइड स्टैंड जो है बात करता है इकोनॉमिक और इमोशनल डिवाइड के बारे में, सिटी के लोग और कंट्री साइड पे रहने वाले लोगों के बीच में। कंट्री साइड पे जो लोग रहते हैं, सिटी पे जो लोग रहते हैं, उनके बीच में कितना इकोनॉमिक और इमोशनल डिवाइड है। मतलब इकोनॉमिक लेवल पे वो कितने ज्यादा अलग अलग है, इमोशनली वो कितने ज्यादा अलग अलग है, और कैसी स्थितियों की वजह से वो ऐसे हुए हैं, हमें यहाँ देखने को मिलता है। The poem exposes how rural people are neglected in the process of modern development, because जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान लेकर आते हैं, जब आप मॉडर्न डेवलपमेंट का प्लान लेकर आते हैं, तो आपको लगता है कि रूरल लोगों की जिंदगी तो बस एक एक तरीके का कॉस्ट है, बिकॉज देर इज अ कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। जब आप डेवलपमेंट करते हो तो वो एक कीमत पर आता है, और रूरल लोगों की जिंदगी आमतौर पर उस कीमत के अंदर इन्वॉल्व होती है।
आप बाय डिफॉल्ट ही मान लेते हो कि अरे रूरल लोग हैं, इनका क्या करना, ये तो इनकी जिंदगी खराब होती है, होने दो, ठीक है, तो वो हो जाता है। एनीवे, इसके बाद में हम देखते हैं Frost highlights urban indifference, false promises of progress, and the silent suffering of villagers who seek dignity, not charity. Frost यहाँ particularly इस poem के अंदर highlight करते हैं कि किस तरीके से हम देखते भी नहीं है हमारे रूरल लोगों की तरफ, या फिर जिन लोगों की जिम्मेदारी है इन रूरल लोगों की तरफ देखना, वो लोग false promises कर देते हैं। ये बेचारे रूरल लोग जो है वो साइलेंटली सफर करते रहते हैं, ये सफर करते हैं और बदले में कुछ ऐसा नहीं मांग लेते कि भैया उन्हें चैरिटी दे दीजिए, उन्हें एक ब्रेड का टुकड़ा दे दीजिए। अगर वो बदले में मांगते हैं तो आपसे आपकी इज्जत मांगते हैं कि आप उनके लिए थोड़ी इज्जत दिखाइए, आप उनके लिए थोड़ा रिकग्निशन दिखाइए, थोड़ी दया दिखाइए, बट ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि उन्हें नीचा देखने को मिल रहा है। The poem also questions the morality of so-called social welfare scheme that rob the poor of independence instead of empowering them. अच्छा, कभी कभी जब ऐसे लोग आवाज उठाते हैं, जब इस बारे में बात की जाती है कि कैसे रूरल एरियाज डेवलप नहीं हो रहे, तो ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं कुछ जो कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स निकालते हैं, बट ये सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो होती है ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की वेलफेयर स्कीम ज्यादा होती है, बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट अपने खुद के पॉकेट्स को फिल करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होती है रादर देन हेल्पिंग दीज पीपल। और अगर इन लोगों की कुछ मदद कर भी दी जाती है तो उन्हें पूरी तरीके से डिपेंडेंट बना दिया जाता है, उनसे उनकी इंडिपेंडेंस छीन ली जाती है, एंड उन्हें एम्पावर करने की बजाय उनको क्या कर दिया जाता है, डिपेंडेंट कर दिया जाता है। मतलब एक तरीके से इतना ज्यादा हमारे ऊपर निर्भर कर दिया जाता है कि वो हमारे बिना कुछ कर ही ना पाए। स्लोली एंड ग्रेजुअली उन्हें वोट बैंक के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, वो अपनी लाइफ को वो जैसी है वैसे एक्सेप्ट करने लगते हैं विदाउट क्वेश्चनिंग, एंड आप ऐसे में एक तानाशाही की सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहां पे आप जो बोलेंगे लोग वही करेंगे। सब थीम्स आप देखोगे इस पोएम के अंदर, हम अर्बन इंडिफरेंस देखेंगे, रूरल पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन देखेंगे, फॉल्स प्रॉमिसेस ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे पोएम में, डिग्निटी ऑफ लेबर देखेंगे, हिपोक्रेसी ऑफ सोशल वेलफेयर देखेंगे, एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखेंगे। ये जो चैप्टर है, ये जो पोएम है, इसका नाम अ रोड साइड स्टैंड क्यों है, इसका टाइटल जस्टिफिकेशन देख लीजिए। देखिए, अ रोड साइड स्टैंड जो है वो अप्रोप्रिएट है, जस्टिफाइड है, बिकॉज अ रोड साइड स्टैंड रिप्रेजेंट्स द मार्जिनलाइज्ड रूरल पीपल। ऐसे लोग जो माइनॉरिटी में है, रूरल कंट्री साइड पे रहने वाले लोग जो है उनको रिप्रेजेंट करता है रोड साइड स्टैंड, स्टैंडिंग क्वाइटली बिसाइड द फास्ट मूविंग रोड ऑफ अर्बन प्रोग्रेस। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का कॉन्ट्रास्ट आपको नजर आएगा। कंट्री साइड पर एक रोड साइड स्टैंड है जो चुपचाप खड़ा हुआ है, फटे हाल खड़ा हुआ है, बिल्कुल भी आपको कोई एकदम चमकता धमकता कैफे टाइप का कुछ नजर नहीं आएगा, टूटा फूटा खराब से पेंट के अंदर। एक साइड पे आपको नजर आ रहा है आपका रोड साइड स्टैंड, और दूसरे तरफ आपको एक फास्ट मूविंग ट्रैफिक नजर आ रहा है जो कि अर्बन एरिया से दूसरे अर्बन एरिया पे जा रहा है वाया दिस हाईवे और रोड। दोनों के अंदर कितना कॉन्ट्रास्ट है, बिकॉज ये जो रोड साइड स्टैंड है ये रिप्रेजेंट करता है उस रूरल लाइफ को, रूरल पीपल को, जबकि यहाँ पे ये जो ट्रैफिक मूव कर रहा है ये रिप्रेजेंट करता है सिटी पीपल को, जो कि कितना इनडिफरेंट है रूरल लोगों को लेकर। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि रूरल लोगों की जिंदगी के अंदर क्या हो रहा है या क्या नहीं। Though physically close to city life, the villages remain economically and emotionally distant from it. ऐसा नहीं है कि गांव कोई दूसरे ही ग्रह पर बने होते हैं, ऑफ कोर्स सिटी के काफी क्लोज होते हैं, बट सिटी के इतना क्लोज होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि कैसे गांव के अंदर डेवलपमेंट नहीं है, या फिर डेवलपमेंट की परिभाषा से गांव जो होते हैं वो कोसों दूर होते हैं। It highlights how rural people are ignored despite being part of the same nation. अगर नेशन डेवलपमेंट की राह पर है, अगर नेशन के लिए कोई डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज आ रही है, तो रूरल लोगों को भी पूरा हक है उन डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज का हिस्सा बनने का, ठीक है, क्योंकि उनका भी, वो भी नेशन के अंदर एक रोल प्ले कर रहे हैं, वो भी एक नेशन का हिस्सा है। By focusing on this small, seemingly insignificant structure, Frost draws attention to major issues of inequality, neglect, and inhuman development.
हालांकि आज जो हम पोम पढ़ने वाले हैं उसमें कोई बहुत ही बड़े इशू के ऊपर ये पोम नहीं लिखी गई है। आपको नजर आएगा कि यहाँ पर इशू जो है वो बड़ा ही छोटा है। इशू यही है कि बस एक रोड साइड स्टैंड, एक तरफ एक रोड साइड स्टैंड है और दूसरी तरफ एक फास्ट मूविंग ट्रैफिक है, और जिंदगी है रूरल लोगों की और इधर जिंदगी है सिटी के लोगों की। अगर आप नेशन के इश्यूज में जाकर देखोगे तो शायद आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें मिलेंगी जिनके ऊपर बात की जाती है, बट आपको पता है ये इनसिग्निफिकेंट येट इंपॉर्टेंट इशू जो है ये इनइक्वालिटी का रास्ता हमारे लिए दिखाता है, हमें दिखाता है नेग्लेक्ट और इनह्यूमन डेवलपमेंट का रास्ता। इस छोटे से इशू से ही आप समझ जाते हो कि इनइक्वालिटी किस लेवल पर चल रही है, कितना ग्राउंड लेवल पर इनइक्वालिटी चल रही है। आप देखते हो कि किस तरीके से डेवलपमेंट तो किया जा रहा है, बट एट व्हाट कॉस्ट, किस कीमत पर डेवलपमेंट किया जा रहा है, आप यहां आके ये रियलाइज करते हो। Thus the title A Roadside Stand is definitely justified. Okay, so ये आपका A Roadside Stand का थीम और टाइटल जस्टिफिकेशन है। इसके बाद में हम पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। बच्चों इससे पहले कि हम एक्सप्लेनेशन शुरू करें मैं आपको बता देती हूँ ये जो ओजी नोट्स है जो मैं आपके क्लास 12th के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विद शिप्रा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो just click on it and download the notes because these are going to be game changer for you। ये जितने भी नोट्स हैं, जितने भी चैप्टर्स और पोएम्स के गेम चेंजर होने वाले हैं आपके लिए। ऑल राइट, अब अगर हम स्टैंजा 1 की बात करते हैं तो स्टैंजा 1 में द पोएट डिस्क्राइब्स अ स्मॉल ओल्ड हाउस विद अ न्यूली बिल्ट शेड बिसाइड अ फास्ट मूविंग रोड एंड दिस शेड इज अ रोड साइड स्टैंड। पोएम की शुरुआत के अंदर पोएट जो है वो डिस्क्राइब करते हैं एक छोटे पुराने घर को जो कि एक बड़ा सा न्यूली बिल्ट शेड यानी टीन का शेड लगाकर बैठा है। ठीक है, ये जो टीन का शेड है इसके सामने आपको फास्ट मूविंग ट्रैफिक नजर आएगा। ये जो शेड है, ये जो टपरी बनी हुई है, इसे हम रोड साइड स्टैंड कह रहे हैं। ये रोड साइड स्टैंड को एक पुअर रूरल पीपल ने या पुअर रूरल फार्मर ने सेट किया है ताकि वो अपने फार्म के प्रोड्यूस को सेल कर सके, वो जो खेती बाड़ी कर कर हार्वेस्ट उन्होंने किया है वो लोगों को ऑफर कर सके। This stand seems to be pleading silently not for charity or free food but for a fair share of money that flows towards the cities and keep them prosperous। अगर आप इस स्टैंड को देखते हो तो ये स्टैंड की इतनी दुर्दशा आपको नजर आती है, इतना बुरे कंडीशन के अंदर ये जो स्टैंड है या शेड है ये लगाया गया है कि इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये विनती कर रहा हो, मानो जैसे गुहार लगा रहा हो। अब ये चुपचाप जो विनती कर रहा है वो विनती भीख की नहीं कर रहा है, वो कतई आपसे भीख नहीं मांग रहा है। इनफैक्ट आपसे क्या मांग रहा है, आपसे सीधा सीधा पैसा मांग रहा है। ये जो स्टैंड है ये कह रहा है कि देखो तुम्हारे सामने हमने अपने फार्म का प्रोड्यूस लगा दिया है, आओ आकर इस प्रोड्यूस को देखो। ये सारा जो तुम्हारे सामने प्रोड्यूस है, इस प्रोड्यूस में जो भी तुम्हें अच्छा लगता है उसके लिए हमें एक फेयर शेयर दो आपके पैसों में से, उन पैसों में से जो आपने सिटी में कमाए हैं, अर्बन एरिया में कमाए हैं, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, जहां पे लिविंग कंडीशंस काफी बेहतर है। वहां पे आपने जो पैसे कमाए हैं उसका एक शेयर हमारे साथ में भी शेयर करो बाय परचेजिंग एनी ऑफ दीज आइटम्स और ऑल ऑफ दीज। सो ये कहीं ना कहीं रोड साइड स्टैंड गुहार लगा रहा है। रोड साइड स्टैंड इस उम्मीद में ये गुहार लगा रहा है कि उसे वो पैसा मिलेगा जो पैसा सिटी के लोगों को इतना प्रॉस्परस रखता है, इतना खूबसूरत रखता है, उनकी लाइफस्टाइल इतनी मेंटेन रखता है, इतना हेल्दी रखता है, एक लैविश जिंदगी उन्हें देता है। बोला बस वही पैसे का कुछ शेयर हमें भी चाहिए। The city people drive past without stopping. Even if they notice the stand, they feel irritated because the poorly painted signboards spoil the natural beauty of the countryside, and these boards advertise simple rural products like wild berries and squash। आप देखते हो कि सिटी पीपल जो है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि रूरल पीपल उन्हें क्या ऑफर करते हैं, वो बिना रुके सीधे सीधे अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। अगर उनमें से कोई स्टैंड को नोटिस भी करता है तो वो इतना इरिटेट हो जाता है क्योंकि वो जैसे ही स्टैंड को देखते हैं तो उन्हें नजर आते हैं पुअरली पेंटेड साइन बोर्ड्स, बहुत ही बुरे तरीके से पेंटेड स्टैंड या घर
ठीक है, वो इनको देखकर ऐसे कहते हैं कि यार इतनी सुंदर कंट्री साइड है, तुम लोगों की वजह से इस कंट्री साइड का पूरा हुलिया ही बेकार हो गया है, तुम्हारी वजह से पूरी की पूरी कंट्री साइड जो है वो बेकार दिख रही है। ये जो बोर्ड्स है, इन बोर्ड्स को लेकर भी वो कंप्लेन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके के बोर्ड्स लगे हुए हैं। एक तरफ तो उन प्रोडक्ट्स के बोर्ड्स लगे हुए हैं जहां पर उनका रूरल प्रोड्यूस लिखा हुआ है, जैसे वाइल्ड बेरीज या स्क्वाश, एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं नॉर्थ और साउथ के बोर्ड्स लगे हुए हैं जो बेचारे अनपढ़ फार्मर ने गलत लगा दिए हैं। तो लोग आकर ये तो नहीं कि फार्मर की मदद करें, बल्कि ये करते हैं कि उतर कर फार्मर को कोसते हैं और कहते हैं कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, उसने गलत साइन बोर्ड्स लगा रखे हैं, इतने घटिया पेंटेड साइन बोर्ड्स लगा रखे हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा एम्बियंस खराब हो रहा है, पूरा का पूरा व्यू खराब हो रहा है। The poet clarifies that the villagers are not complaining about damage to scenery. Their real pain is unspoken sorrow, their desire to be noticed and supported economically by city people. पोएट यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लैरिफाई करते हैं कि तुम लोग भी तो यहाँ पर चले आते हो, तुम लोग भी तो इस सीनरी का मजा लेते हो, तुम लोग भी तो कितना सारा व्यू खराब करते हो, गंदा करते हो, लिटर करते हो। क्या कभी हम लोगों को कंप्लेन करते हुए देखा है? क्या हम लोगों को कभी ये कहते हुए देखा है कि तुम लोगों ने कैसे सीनरी डैमेज कर दी है? पोएट आगे कहते हैं कि उन लोगों ने तो बस अपना रियल पेन सामने रखा है, ऐसा रियल दर्द जो कि एक अनस्पोकन सॉरो से आता है, और वो अनस्पोकन सॉरो है उनकी इच्छा कि उन्हें भी नोटिस किया जाए, उन्हें सपोर्ट किया जाए, उनको इकोनॉमिकली आगे बढ़ाया जाए। रूरल एरियाज किसी भी नेशन का बैकबोन होते हैं बच्चों, और अगर हमें अपनी रीढ़ की हड्डी चाहिए तो हमें इन्हें सपोर्ट करना चाहिए, पर यह बात लोगों को समझ नहीं आ रही। कुछ इंटरप्रिटेशन के पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए यहां लिख दी हैं। आपको इस स्टैंजा में लिटरेरी डिवाइसेस मिलेंगे, जैसे इमेजरी, लिटिल ओल्ड हाउस और ट्रैफिक स्पेड में, पर्सोनिफिकेशन, रोड साइड स्टैंड और पैथेटिकली प्लेड में, जो मतलब रोड साइड स्टैंड पैथेटिकली प्लेड वाली लाइन में। आयरनी देखने को मिलेगी, वेयर सिटी पीपल कंप्लेन अबाउट सीनरी एंड नॉट पॉवर्टी, एज इन कहीं ना कहीं सिटी पीपल जो है वो कहीं ना कहीं आकर सीनरी को लेकर कंप्लेन करते हैं, जबकि वो खुद ही है जो कि सीनरी को डिस्ट्रॉय करते हैं। एलिट्रेशन नजर आएगा पॉलिश ट्रैफिक में, एलिट्रेशन पॉलिश ट्रैफिक पास्ट में, एंड सिंबॉलिज्म नजर आएगा रोड साइड स्टैंड में, बिकॉज इट्स इक्वल टू रूरल पॉवर्टी। आपको पॉलिश ट्रैफिक के अंदर ट्रांसफर्ड एपिथेट भी नजर आएगा। क्वेश्चंस बन सकते हैं जैसे कि व्हाई डज द पोएट से द रोड साइड स्टैंड पैथेटिकली प्लेड? व्हाट इज द रियल कंप्लेन ऑफ द पोएट इन द स्टैंजा? स्टैंजा 2 देखिए। The rural people ask for city money not to become rich but simply to feel economic growth and dignity. अब हमने लास्ट स्टैंजा में देखा कि किस तरीके से पोएट ने कहा कि ये जो सीनरी को लेकर कंप्लेन है ये भी तो तुम्हारी ही कॉज की हुई है। अगर तुम लोग हम लोगों के साथ में पैसा शेयर करते तो हम लोग क्यों फटा पुराना पेंट लगाते, क्यों फटा पुराना शेड लगाते, क्यों फटे हाल हमारे घर को रखते? अरे हम भी तो वो जिंदगी जीते जो जिंदगी तुम लोग जी रहे हो। फिर नेचुरल सी बात है कि तुम्हें भी एक अच्छा व्यू, अच्छी एम्बियंस मिलती शेड के अंदर, है ना? तो यहाँ पर हमने प्रीवियस स्टैंजा छोड़ा। अब ये वाला स्टैंजा कहता है कि रूरल लोग जो है दे आस्क फॉर सिटी मनी। वो कहते हैं कि भैया हम तुम्हारे, कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें तुमसे कोई पर्सनल ग्रजेस है यार, तुम सिटी में रहते हो, अर्बनाइजेशन को तुमने एक्सपीरियंस किया है, इतना कमाल का इंडस्ट्रियलाइजेशन है जहां पर इतनी सारी जॉब्स तुम लोगों के लिए अवेलेबल है, एक बढ़िया सी लाइफस्टाइल तुम लोग जी रहे हो। नॉट ओनली दैट, तुम्हें इतनी अच्छी कहीं ना कहीं कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज मिलती है जिंदगी के अंदर बेहतर करने की। तुम्हारे पास में हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज है।
ये फैसिलिटीज तुमने अपना जॉब वहां पर करके, जिस जॉब को कहीं ना कहीं रूरल बैकबोन सपोर्ट करती है, वो जॉब करके ही तुम इन फैसिलिटीज का फायदा उठा पाते हो। अब यार ये जो पैसे तुमने वहां पे जॉब करके कमाए हैं, क्यों ना तुम इस पैसे का एक शेयर हमारे साथ भी बांटो यार, क्योंकि हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि चंदा दे दो, हम तो ये कह रहे हैं कि यार हम लोग भी यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं, इस खेती बाड़ी से हुए हुए प्रोड्यूस को अगर तुम यूज करोगे, अगर तुम इसको खरीदोगे, तो तुम्हारा एक शेयर हमारे डेवलपमेंट में भी जाएगा। हमें ये जो सिटी का मनी है, इससे कोई रिच नहीं होना, तुम्हारे इस चंद रुपयों से हम लोग कोई बहुत अमीर अरबपति खरबपति नहीं बन जाएंगे, पर तुम्हारे इन पैसों से इकोनॉमिकली ग्रोथ फील करेंगे, हम इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे, हम डिग्निफाइड फील करेंगे कि हाँ हमारी भी कोई इज्जत है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। They believe money might help them experience the kind of comfortable life promised by movies and political leaders. बोले यार हमें भी तो हक है वो जिंदगी जीने का जिस जिंदगी के बारे में मूवीज में दिखाया जाता है, जिस जिंदगी के बारे में ये जो पॉलिटिकल लीडर्स है ये प्रॉमिस करते हैं कि अरे हमारे आने के बाद तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम ऐश करोगे, आलीशान जिंदगी जियोगे, वो जिंदगी देखने का हक हमें भी तो है। अरे हमारी ही कॉस्ट पे तुम लोग इतना डेवलप कर रहे हो, तो उस डेवलपमेंट का कुछ हिस्सा देखने का कहीं ना कहीं हक हमें भी तो है। The poet criticizes political parties who promise development during election. पोएट क्रिटिसाइज करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को जो कि इलेक्शंस के दौरान आकर कहती हैं कि वो गरीबी हटाएंगे, बढ़िया जिंदगी लोगों को देंगे, फलाना ढिमकाना, और उसके बाद में जैसे ही उन्हें वोट मिल जाते हैं, जैसे ही वो जीत जाती हैं, लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। The villagers' hope are shaped by false images shown in the films and hollow political speeches. उन लोगों को तो सिर्फ दी जाती है तो झूठी उम्मीद, झूठी उम्मीद जो मूवीज में दिखाई जाती है, न्यूज में दिखाई जाती है, पॉलिटिकल कैंपेन्स में दिखाई जाती है, एक ऐसी उम्मीद जो कि इलेक्शंस के जस्ट बाद ही टूट जाती है, बिकॉज डेवलपमेंट का शेयर कभी भी रूरल लोगों के पास नहीं आता। इंटरप्रिटेशंस की पॉइंट ऐड कर दी है। लिटरेरी डिवाइसेस देखेंगे, आयरनी देखने को मिलेगी, प्रोमिसेस ऑफ प्रोग्रेस नेवर फुलफिल्ड में, एल्यूजन देखने को मिलेगा मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस में, बिकॉज यहाँ पे आपको सिनेमा वाला ड्रीम देखने को मिलता है। मेटाफर देखने को मिलेगा बीइंग एक्सपैंड में, बिकॉज बीइंग एक्सपैंड इज कंपेयर टू ग्रोथ एंड बेटर लाइफ, ऑफ कोर्स लाइफ जो कि हम लोग जी रहे होते हैं सिटी के अंदर। क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जैसे व्हाट डू द विलेजर्स मीन बाय सिटी मनी, how does the poet criticize political leaders here? स्टैंजा 3 पे आते हैं हम। स्टैंजा 3 कुछ अलग ही कहानी कह रहा है। स्टैंजा 3 कह रहा है कि मान लो उन लोगों ने, जिन लोगों ने हमें झूठे वादे करे, मान लो उन लोगों ने अपने वादा पूरा करने का सोचा भी, तो आपको क्या लगता है ये लोग कैसे वादा पूरा करते होंगे अपना? हाँ, अरे हमारी ही कॉस्ट पे पूरा करते हैं। The poet refers to government plans reported in newspaper to relocate poor villagers near cities, theaters and stores, and these plans claim to help them but actually take away their independence. पोएट ने यहाँ पर बताया है कि जब इन लोगों पे सवाल उठाए जाते हैं तो ये न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स में अपने झूठे प्लान निकालते हैं, ऐसे प्लान जिसमें वो विलेजर्स को रिलोकेट करते हैं सिटीज के पास में, जहां थिएटर होगा, डिपार्टमेंटल स्टोर होगा, जिंदगी बहुत ही बढ़िया होगी। बट रियलिटी तो ये है कि इन प्लान्स में जहां पर बाहर से ये दिखाया जाता है कि विलेजर्स की मदद हो रही है, अंदर ही अंदर ये पॉलिटिशियंस, ये इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सिटी के लोग अपना फायदा तोड़ रहे होते हैं। ये अपना फायदा कैलकुलेट करके ये प्लान बनाते हैं, बाहर से दिखाते हैं कि अरे ये तो विलेजर्स के फायदे के लिए है, पर अंदर ही अंदर ये अपनी पॉकेट्स फिल कर रहे होते हैं। इसके साथ में इनका एक बहुत ही गलत इंटेंशन ये होता है कि ये विलेजर्स को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना देना चाहते हैं, उनकी जमीनें हड़प लेना चाहते हैं, अपने ऊपर निर्भर कर देना चाहते हैं, उनसे उनकी लाइफस्टाइल, उनका रूटीन, उनके रिचुअल सब छीन लेना चाहते हैं।
So-called greedy good doers impose welfare schemes that numb villagers' thinking ability. They teach them how to sleep all day, destroying their natural way of life and dignity. ये सारे के सारे लोग greedy good doers है, क्योंकि एक तरफ जहां ये सब कुछ अच्छा करने का सपना आपको दिखाते हैं, वहां पर ये अच्छाई सबसे पहले अपनी जेब से ही शुरू करते हैं। इनकी स्कीम्स इतनी अच्छी होती है देखने में कि बेचारे विलेजर्स इनकी स्कीम्स को देखकर नंब पड़ जाते हैं। उनके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। वो सोच ही नहीं पाते कि उनसे उन्हीं की जमीनें हड़प कर उन्हीं का फायदा निकाला जा रहा है, उन्हीं से फायदा निकाला जा रहा है। वो बेचारे इतने नंब हो जाते हैं कि उनकी थिंकिंग एबिलिटी पैरालाइज हो जाती है। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उसी चीज का फायदा उठाकर इन विलेजर्स को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर देते हैं, नए तौर तरीके सिखाते हैं, अपनी जैसी जिंदगी इन्हें देते हैं। और उन विलेजर्स की जो नेचुरल वे ऑफ लिविंग है, डिग्निटी के साथ जैसे वो जीना चाहते हैं, अपनी स्वेच्छा, अपनी खुद की इच्छा के साथ जैसे वो जीना चाहते हैं, उस चीज को वो खत्म कर देते हैं। सो बेसिकली फेक चैरिटी की बात यहां पर की जा रही है। ऑक्सीमोरॉन देखने को मिलेगा आपको ग्रीडी गुड डूअर्स में एंड बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे में। इसमें एलिट्रेशन भी मौजूद है बिकॉज बार बार आपकी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है। मेटाफर देखने को मिलेगा बीस्ट ऑफ प्रे में बिकॉज दिस स्टैंड्स फॉर एक्सप्लॉइटर्स। सटायर देखने को मिलेगा गवर्नमेंट स्कीम्स में बिकॉज यू कैन एक्चुअली लाफ एट द गवर्नमेंट स्कीम्स। ऐसी कैसी स्कीम है जिसमें बताया जा रहा है कि नहीं हम आपका फायदा करेंगे, बट एट द सेम टाइम जब आप एक्चुअली उन स्कीम के रूट पे जाकर देखते हो तो फायदा तो केवल और केवल इन लोगों का हो रहा होता है। केवल गवर्नमेंट जो है, केवल इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, आपके पॉलिटिशियन जो है, इन्हीं का फायदा हो रहा होता है। आयरनी है हेल्प कॉजेज हार्म। ये कैसी मदद है जिससे ज्यादा नुकसान हो रहा है? मदद से तो फायदा ये कैसी मदद है जिससे फायदे से ज्यादा नुकसान हो रहा है? क्वेश्चंस देखेंगे। व्हाई डज द पोएट कॉल सोशल वर्कर्स ग्रीडी गुड डूअर्स? ये सोशल वर्कर्स सिटी पीपल है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, इंडस्ट्रियलिस्ट्स है। Why does teaching them how to sleep suggest? Oh, I'm sorry. What does teaching them how to sleep suggest? आ जाते हैं स्टैंजा 4 पे। आपको पता है अगर बहुत डीपर मीनिंग आप ड्रॉ करने की कोशिश करो ना, तो आप ये चीज भी समझोगे कि किस तरीके से लोगों को सोना सिखाना। कहने का मतलब है कि बेसिक से बेसिक चीज के लिए, बेसिक से बेसिक चीज के लिए अपने ऊपर डिपेंडेंट कर देना। अरे सोना एक ऐसी चीज होती है जो इंसान नेचुरली जैसे ही जन्मता है वैसे ही सीख लेता है। अगर आप किसी के सोने के रिचुअल को चेंज कर दे रहे हो, दैट मीन्स यू आर चेंजिंग देयर फंडामेंटल्स। तो यहाँ पे फायदे की जगह नुकसान हो रहा है बिकॉज लोगों के तो फंडामेंटल्स भी चेंज कर दिए जा रहे हैं। स्टैंजा 4 देख लेंगे। द पोएट एक्सप्रेसेस डीप इमोशनल पेन व्हाइल थिंकिंग अबाउट द विलेजर्स चाइल्डिश होप दैट समडे अ कार विल स्टॉप एंड बाय समथिंग। पोएट कह रहे हैं कि यार जब मैंने ये सारी चीजें नोटिस करी तो मुझे देखकर समझ में आ गया कि क्या चल रहा है, पर इन लोगों को क्यों नहीं आ रहा। ये कैसी बचकानी उम्मीद है जिसके अंदर ये लोग बैठे हुए हैं। ये कैसी बचकानी उम्मीद है कि नहीं नहीं एक दिन तो कोई तो कार रुकेगी, कोई तो आएगा, कोई तो मदद करेगा, कोई तो कुछ खरीदेगा, हमारे पास भी पैसा आएगा। अरे ये कैसी बचकानी होप है, हाँ, जिस होप के अंदर ये पूरे दिन वेट करते रहते हैं अपनी खुली खिड़की के बाहर। मतलब खुली खिड़की है, वहां पर रोज बस यूं इंतजार करते रहते हैं, कोई तो आएगा, कोई तो उनसे कुछ खरीदेगा। Praying silently for even one customer, एक एक कस्टमर के लिए हाथ जोड़ते हैं। ये क्यों इस उम्मीद को तोड़ नहीं देते, क्यों नहीं छोड़ देते वेट करना लोगों का? इन्हें पता है कि कितने सेल्फिश हैं लोग,
कितने सेल्फिश है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, सिटी पीपल। फिर क्यों ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं एक छोटे बच्चे की तरह जो बेवजह की जिद करता है, बेवजह की जिद करता है। However, cars stop only for selfish reasons. कभी कभी अगर कोई कार रुक भी जाती है तो बहुत ही सेल्फिश रीजन से रुकती है। कभी कोई कार रुकती है तो रुककर पीछे मुड़ना चाहती है, यू टर्न लेने के लिए रुकती है। जैसे ब्रेक की आवाज वो लोग सुनते होंगे, उनके दिल पर क्या गुजरती होगी, अरे वाह कोई आया है, कोई कुछ खरीदेगा, और फिर वो मुड़ जाता है। कैसे दिल टूटता होगा जब उसे मुड़ते हुए देखते होंगे बिना कुछ खरीदे। अगर कार रुकती है तो डायरेक्शन पूछने के लिए रुकती है, अरे भाई साहब ये रास्ता किधर को जाता है, अरे भाई साहब ये एड्रेस किधर पड़ेगा। कार रुकती है तो आस्किंग फॉर गैस। कोई कार रुकती है तो रुककर बोलती है, अरे भाई साहब आपके पास पेट्रोल है क्या, गैस बेचते हो क्या। पोएट कहते हैं कि तुम लोग दिमाग से पैदल हो क्या। इनकी स्थिति नहीं दिखती तुम्हें। हाँ, एक रोड साइड स्टैंड को तुमने पेट्रोल पंप समझा हुआ है, गैस पंप समझा हुआ है। नहीं बेचते हैं गैस, नहीं है उनके पास गैस ऑफर करने के लिए। उनके पास जो ऑफर करने के लिए है वो तो तुम खरीद नहीं रहे। इतने सुंदर सुंदर वाइल्ड बेरीज है, गोल्डन स्क्वाश है, ये तुम खरीद नहीं रहे हो और तुम कह रहे हो गैस है क्या। अच्छा, इक्का दुक्का बंदा रुक के देख भी ले वाइल्ड बेरीज को, देख भी ले गोल्डन स्क्वाश को, तो देखकर कहता है, अरे भाई साहब इसकी कितनी कीमत है, अरे बड़ा महंगा लगा रहे हो जी, बड़ा महंगा लगा रहे हो। अरे ये वही लोग हैं जो डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएंगे, मॉल्स में जाएंगे, एमआरपी पे चीजों को खरीद कर लेकर आएंगे बिना किसी बार्गेनिंग के, और यहां बार्गेनिंग करते हैं। नो वन बेसिकली स्टॉप्स टू बाय एनीथिंग। कोई भी नहीं रुकता है कुछ भी खरीदने के लिए। रेपिटेशन देखने को मिलेगा, बेसिकली दिया एंड अनदर का। पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलेगा सैडनेस दैट लर्क्स में, एंड सिंबॉलिज्म देखने को मिलेगा ओपन विंडो में, बिकॉज ओपन विंडो इज बेसिकली होप। क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग रेफर टू, व्हाई इज द लॉन्गिंग कॉल्ड वेल। स्टैंजा 5 देखेंगे। The poet acknowledges that rural earnings are too small to bring happiness. पोएट कहते हैं कि देखो यार, वैसे यहाँ पे एक भी बंदा नहीं रुक रहा है, जितना कोई कभी कोई रुकता होगा तो और जितनी भी कमाई होती होगी उसमें क्या ही बचता होगा। पोएट कहते हैं कि भैया कंट्री साइड पे जो गेन होता है वो बहुत ही छोटा है, इतना छोटा कि जिससे कोई लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं आ सकता, इतना छोटा कि आपको खुशी नहीं मिल सकती। Overwhelmed, he momentarily feels it would be a relief to end their suffering completely. वो इतने ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं उस टाइम पे कि वो सोचते हैं कि कितना अच्छा होगा अगर इन लोगों की सफरिंग को एकदम से खत्म ही कर दिया जाए। इन लोगों को ही खत्म कर दो यार, इनको तिल तिल कर दिन दिन मरने के लिए छोड़ा हुआ, इससे अच्छा तो इनको खत्म ही कर दो। ना रहेंगे ये लोग, ना इन लोगों की चिंता करनी पड़ेगी तुम्हें। However, he immediately realizes that removing pain forcibly, even gently, is wrong. पर फिर पोएट रियलाइज करते हैं कि ये क्या सोच रहा हूं मैं। किसी के अंदर से उनका दर्द कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाल सकते हैं, उसे मार के, चाहे जेंटली ही क्यों ना मारा जाए, मारना तो गलत है ना। क्या एक ही रास्ता रह गया है हमारे पास इन लोगों को इनके दर्द से मुक्त करने का? क्या एक ही रास्ता है? क्या और कोई रास्ता नहीं है? दिस फाइनल रिफ्लेक्शन शोज हिज मॉरल अवेकनिंग, और यहीं से कहीं ना कहीं उनके अंदर एक मॉरल अवेकनिंग आ जाती है। वो गुहार लगाते हैं कि प्लीज कुछ करो यार, प्लीज इन लोगों की मदद करो, ये लोग तड़प रहे हैं। आयरनी देखने को मिलती है, रिलीफ थ्रू रिमूवल ऑफ पेन। रिटोरिकल क्वेश्चन देखने को मिलता है, बेसिकली जब वो ये चीज क्वेश्चन करते हैं अपने आप से, बिकॉज ही इज डेफिनेटली नॉट लुकिंग फॉर एनी आंसर्स। कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है इम्पल्स वर्सेस कॉन्शियस में। एक तरफ तो आप इम्पल्सिव डिसीजन लेना चाहते हो कि खत्म कर दो इन लोगों को यार, इनका पेन एक झटके में खत्म कर दो, और दूसरी तरफ आपको लगता है कि यार ये तो कितना गलत होगा, क्या हम इतने गिर चुके हैं कि हम किसी की मदद करने की बजाय उसे खत्म करना ज्यादा जरूरी समझ रहे हैं।
क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे जैसे कि व्हाई डज द पोएट फील अशेम्ड ऑफ हिज थॉट्स, व्हाट डज दिस स्टैंजा रिवील अबाउट द पोएट्स कैरेक्टर। अब बच्चों जब आप ये कंप्लीट कर लेते हैं देन यू शुड रिकॉल योर थॉट्स एंड क्रिएट अ समरी ऑफ योर ओन इन अबाउट 150 वर्ड्स। यू कैन देन मैच योर समरी टू माइन एंड उसके बाद में अगर आपको कोई भी वर्ड्स अच्छे लगते हैं, कुछ भी लाइंस इंस्पिरेशनल लगती है, कोई की फ्रेजेस लगते हैं, राइट देम डाउन सो दैट यू कैन इंक्लूड देम इन योर आंसर्स। Robert Frost's poem, A Roadside Stand, highlights the deep economic and emotional divide between the city and the countryside. The poet describes a small roadside stand set up by poor rural people along a busy highway. These villagers are not begging for charity but hoping for a fair share of the money that flows towards cities. However, city people pass by indifferently, sometimes annoyed. The poorly painted signboards spoil the natural beauty of the landscape. The villagers dream that city money will improve their lives, influenced by films and political promises that are never fulfilled. Frost strongly criticizes social workers and government agencies who claim to help the poor, but actually take away their independence. The poet is deeply pained by the villagers' innocent hope that even one car will stop to buy something. In a moment of emotional weakness, he wishes their suffering could end, but finally realizes that ending pain forcibly would be immoral. The poem appeals to human conscience and empathy. मैंने कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर प्रिपेयर करके डाल दिए हैं, कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपके लिए ऐड कर दिए हैं, फॉलोड बाय सम एमसीक्यूज फ्रॉम योर स्टैंजास, ताकि आपको पता लगे कि एक एक स्टैंजा से किस तरीके के हॉट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आई हैव आल्सो एडेड आंसर टू दीज क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ ईच स्टैंजा। फिर इसके साथ साथ आपको बता देती हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ क्वेश्चन तैयार कर दिया है एट द एंड ऑफ दिस पीडीएफ, जो आपको मदद करने वाली है ये समझने के लिए कि बोर्ड किस तरीके के क्वेश्चन पूछ चुका है, क्योंकि ये पोएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, तो यू शुड कीप द लिस्ट इन माइंड। ये देखो यहां पर मैंने एंड में एक लिस्ट आपके लिए जोड़ दी है, ये देखो। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से लेकर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तक एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक सारे टॉपिक्स को कवर, सारे स्टैंजा की चीजों को कवर करने वाली लिस्ट मैंने यहाँ प्रिपेयर कर दी है। यू कैन प्रिपेयर दीज क्वेश्चन सो दैट आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा ना मिले। आपके लिए वैल्यू बेस्ड और हॉट्स पीवाईक्यूज भी डाल दिए, आप इन क्वेश्चंस को जरूर देख के जाइएगा ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा ना मिले जो आपको सरप्राइज या शॉक कर दे। आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम लर्न विद शिप्रा पर मिल जाएगी। यार मुझे पता है कि आपको अभी इंग्लिश पढ़ने की बहुत जरूरत है, एंड लेट मी टेल यू कि इंग्लिश के लिए आपको एकदम करेक्ट गाइडेंस की जरूरत है, और इसीलिए मैं चैनल पे ये सीरीज चला रही हूँ और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है ताकि हर एक बच्चे तक ये वीडियोस जा सके। तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और वीडियो को भी लाइक करो। लेट मी ऑल्सो टेल यू कि क्लास 12th के एग्जाम्स के साथ साथ में आपका CUET भी पास आ गया है, एंड मैंने अपना एक बैच है लॉन्च कर दिया है। मैं अपना बैच इसके लिए कह रही हूँ बिकॉज मैं साल में सिर्फ एक बैच लेकर आती हूँ, और वो है रैंकर्स प्लस। एक ही बार लॉन्च होता है, लाइव क्लासेस के साथ लॉन्च होता है, PYQs, MCQs मेरे वर्कशीट्स के साथ, मेरे OG नोट्स के साथ लॉन्च होता है। CUET के लिए क्लास 12 तो अब जा रहा है, तो क्लास 12 नहीं, CUET के लिए OG नोट्स मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, MCQs मिलते हैं, टेस्ट पेपर्स मिलते हैं, मॉक पेपर्स मिलते हैं, मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरी एक्सपर्टीज मिलती है, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, लाइव क्लासेस मिलती हैं, सब मिलता है। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे CUET फोड़ना है, अपने मनचाहे कॉलेज में जाना है, अपने मनचाहा प्रोग्राम करना है ताकि से मैं अपना मनचाहा प्लेसमेंट लैंड करके अपना सपना पूरा कर सकूं, then let me tell you Rankers Plus is the batch for you. This is my batch. ये जो batch है it's going to help you crack CUET 2026 like
इसने हेल्प किया है पिछले सारे सालों में आपके सीनियर्स को भी CUET क्रैक करने के लिए। ये जो चैनल है ये CUET का सबसे पुराना चैनल है। इंग्लिश के फर्स्ट वीडियोस जो है CUET के वो इसी चैनल पर अपलोड हुए थे। सिलेबस से लेकर CUET क्या होता है ये सब कुछ कहीं ना कहीं इसी चैनल से शुरू हुआ था, जब कोई कुछ भी नहीं पढ़ा रहा था कोविड के बाद वाले बैच का। देन दिस चैनल टुक द इनिशिएटिव टू हेल्प स्टूडेंट्स बिकॉज एवरीवन एल्स थॉट कि अरे CUET इज टू रिस्की, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कौन एंट्रेंस एग्जाम में रिस्क ले। आपकी मैम ने ये रिस्क लिया था एंड आज मैं प्राउडली कह सकती हूं दैट दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU और सारी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में मेरे बच्चे पढ़ते हैं। आज वो मास्टर्स कर रहे होंगे, कुछ मास्टर्स कर चुके होंगे, बट वो जो बच्चे हैं वो बच्चे मेरे बैचेस से, रैंकर्स प्लस से पढ़ कर गए हैं। सो अगर आपको भी वैसा बनना है, आपको भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाना है, अगर आपको भी क्रैक करनी है बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े प्रोग्राम्स, देन यू नीड रैंकर्स प्लस। एंड अगर आपको रैंकर्स प्लस सिर्फ इंग्लिश के लिए चाहिए, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल जस्ट फॉर इंग्लिश फॉर 999। बट अगर आप सोच रहे हो कि यार 999 के लिए इंग्लिश लेंगे, 999 के लिए GAT लेंगे, डोंट वरी, मैंने आपके लिए एक बहुत ही किफायती कॉम्बो भी निकाला है जिसमें आप इंग्लिश और GAT का कॉम्बो ले सकते हो इन जस्ट ₹1399। यू नीड नॉट पे 5000 रुपीज, यू जस्ट नीड टू पे 1399 एंड इसमें आपका पूरा इंग्लिश और पूरा GAT कंप्लीट हो जाएगा। आप वही लोग हो जो एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि JEE और नीट के लिए 2-2 लाख रुपए की फीस भरते हो, जहां पे लाखों बच्चा बैठता है और आपको उस कंपटीशन को हराना होता है। CUET में भी लाखों बच्चे बैठते हैं और यहाँ पे फीस 2 लाख रुपए की नहीं है, इनफैक्ट 20,000 की नहीं है, इनफैक्ट 2,000 की भी नहीं है। यहाँ पर फीस है मात्र 1400 रुपए की, 1399 की, और इसके अंदर पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। हमारी मेहनत है, हमारी एक्सपर्टीज है जो कि आपको यहाँ दी जा रही है। सो अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हो और कंपटीशन को क्रैक करके हटाकर आगे बढ़ना चाहते हो, देन दिस इज योर चांस बिकॉज रैंकर्स प्लस में लाइव क्लासेस चलेंगी। अगर अभी ज्वाइन नहीं किया और जब ये बैच स्टार्ट हो गया उसके बाद अगर आपने ज्वाइन किया तो वो लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड वर्जन में देखनी पड़ेगी, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू रीलॉन्च दिस बैच। I am not going to bring this batch again. If you think कि इसके बाद में मैं आऊंगा, मैम से बोलूंगा मैम एक बैच ला दो और मैम एक बैच ले आएगी मुंह उठा के, नॉट हैपनिंग। ये लॉन्च होता है, साल में एक बार लॉन्च होता है। हाँ, मैं आपके लिए कुछ सीट्स बढ़ा सकती हूं, बट वो भी मुझे आगे चल के सोचना पड़ेगा, अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं कुछ सीट्स बढ़ा सकती हूँ, बट इसके अलावा कुछ नहीं। लिमिटेड सीट्स है, अभी एनरोल कर लो, लाइव क्लासेस होंगी, तुम क्रैक कर सकते हो CUET, तुम्हारा सेकंड चांस है CUET। यू कैन मेक योर पेरेंट्स प्राउड, यू कैन मेक योर सेल्फ प्राउड, यू कैन मेक 2026 योर ईयर। जस्ट थिंक अबाउट इट। And if you have any doubts, let me know in the comment section. Don't forget to subscribe to the channel and I'll see you in the next one.